योगाचार्य नवदीप जोशी जी के मार्गदर्शन में नवयोग सूर्योदय सेवा समिति के द्वारा आयोजित ऑनलाइन इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस सीरीज़ 4 जो कि दिनांक 25 अप्रैल से प्रारंभ की गई है तथा 21 जून को ये पूर्ण होगी। इस कार्यक्रम में फेसबुक पर जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का जो विषय है कोरोना में आयुर्वेद की भूमिका। आज पूरा विश्व जो है कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और इसमें आयुर्वेद के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं नवदीप जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं कि आज न केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कोरोना से बचने के जो उपाय हैं उनकी आवश्यकता है। और अगर समाज में हम जागृति उत्पन्न करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव विश्व के लिए, विश्व को इस महामारी से बचाने में सार्थक रूप से सिद्ध होगा। और मैं उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का जो विषय है कोरोना में आयुर्वेद की भूमिका, तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है क्या और इसका कोरोना में किस प्रकार से उपयोग है या किस प्रकार से इसका प्रभाव है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमको देखने मिलेगा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। मैंने जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, क्योंकि सुश्रुत संहिता में कहा गया है, प्रारंभ में सूत्रस्थान अध्याय 1 में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अनुत्पाद्येव प्रजा श्लोक शतसहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम च कृतवान स्वयंभू। माने भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि की रचना के पहले आयुर्वेद की रचना की, ताकि सृष्टि में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार से स्वस्थ रखा जा सकता है। तो आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। और आयुर्वेद का विकास को अगर देखा जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा जो है उसका विकास तब से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही है। और उस विकास में अगर हम देखें कि आज आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है या एलोपैथी है, इनमें धीरे धीरे अलग अलग ब्रांच बनी चिकित्सा में। आयुर्वेद जब प्रारंभ हुआ तो तब से आज से 3000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व, तब से ही आयुर्वेद 8 अंगों में विभाजित था। और आचार्य वाग्भट ने उनके ग्रंथ के पहले ही अध्याय में एक सूत्र में कहा कि काय बाल गृहोर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावशान, ये 8 अंग बताए। और इन 8 स्पेशलिटी जिनको हम कह सकते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ करके आयुर्वेद में आज के समय में 21 स्पेशलिटी है अलग अलग विषयों का, जिनमें किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा है, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद धीरे धीरे विशेषज्ञता के क्षेत्र में भी विकास करता गया। अब बात कोरोना की आती है और इस कोरोना काल में आयुर्वेद में देखा जाए तो जनपदोध्वंस का वर्णन है। और जनपदोध्वंस जो है उसका अर्थ होता है कि जहाँ पर क्षेत्रीय महामारी हो या वैश्विक महामारी हो, जिसको हम कह सकते हैं या तो इसको पेंडेमिक कह सकते हैं, एपिडेमिक कह सकते हैं, इन दोनों ही प्रकार की व्याधियां जो रहती है इसको आयुर्वेद में जनपदोध्वंस के रूप में बताया है। और आज से 3000 वर्ष पूर्व इस प्रकार के जनपदोध्वंस का वर्णन किया, उनके कारण बताए, उससे बचने के उपाय बताए। और वो बचने के उपाय जो आज से 3000 वर्ष पूर्व बताए थे, आज भी इस कोरोना महामारी में अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो उतने ही कारगर सिद्ध हैं। तो आयुर्वेद के मान से अगर देखा जाए तो बचने के उपाय क्या क्या हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद न केवल भारतवर्ष अपितु पूरे विश्व की 90% जो आबादी है जिन्होंने इन उपायों को अपने को खासतौर से प्रयोग किया या आत्मसात कर लिया, वो निश्चित रूप से कोरोना से बचे रहें।
और जिनने इनका पालन नहीं किया उनको थोड़ा अधिक सफ़र करना पड़ा, उसके बाद में उनको समझ में आया तो उन्होंने उनका पालन करना शुरू कर दिया। तो कहने का अभिप्राय ये कि इन बचाव के उपायों से अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखें तो हम 60% से 80% तक कोरोना को तो वैसे ही समाप्त कर सकते हैं, कोरोना को दूर कर सकते हैं। तो आयुर्वेद ने कहा कि न अनावृत मुखो जृंभाम हास्यम शवतुम च कारयेत। मैंने उस समय कहा गया कि जब ये इस प्रकार के एपिडेमिक होते हैं, पेंडेमिक होते हैं, ये संक्रामक रोग होते हैं, इन संक्रामक रोग के समय हमें क्या करना चाहिए? बोले आवृत मुखो, मुख को आवृत करके रखना चाहिए। किस समय? जृंभाम, जंभाई के समय, हास्यम, हास्यम मैं लाफिंग के टाइम पे, बोलते समय, टॉकिंग के समय पे। तो इस प्रकार से कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं, अगर 1 से 2 व्यक्ति हैं तो उस समय हमको मुख को कवर करके रखना चाहिए। और इस मुख को कवर करने की विधि को आज के मान से अगर कहा जाए तो यही मास्क का उपयोग है। और आज पूरा विश्व कह रहा है कि आप मास्क का उपयोग करिए कोरोना से बचने के लिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जहां पर भी अभी कोरोना चल रहा है, जिस भी कंट्री में ये घोषित नहीं किया गया कि उनकी कंट्री से कोरोना कंप्लीट समाप्त हो चुका है, उनको छोड़ करके अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनने घोषणा की थी कि अब वहाँ पर जो है बिना मास्क के भी जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है वो रह सकते हैं। लेकिन भारत में अभी भी कोरोना जो है अपने पीक पर है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि वे मास्क का प्रयोग जरूर करें। और आयुर्वेद में भी इस प्रकार के संक्रामक रोगों से बचने का उपाय ये बता रखा है। दूसरा जो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने कहा कि स्थान परित्याग, हमको एक स्थान को छोड़ देना चाहिए। मतलब जैसे कभी कोई व्यक्ति संक्रामक हुआ है, संक्रमण उसके अंदर हुआ है, तो वो खुद अपने आप को थोड़ा सा अलग क्वारंटाइन कर ले, आइसोलेट कर ले अपने को किसी रूम में जा करके, या सब लोगों के बीच में नहीं रहे। तो ये भी आज कोरोना से बचने का, क्योंकि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है वो अपने साथ में रहने वाले सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। और ये जो सेकंड वेव है इस वाले में ये परिणाम ज़्यादा दिखाई दिए कि घर का अगर एक व्यक्ति किसी प्रकार से कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उनके संपर्क में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। जबकि फर्स्ट वेव में 2020 वाले में जो कोरोना का लक्षण था उसमें सभी लोग पॉजिटिव हों ऐसा जरूरी नहीं था, एक आध घर का कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सब नेगेटिव रहते थे। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए कि सबके बीच में जैसे कुछ भी सिम्टम्स मिले, जरूरी नहीं कि आपको टेस्ट करने के बाद में RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव होना चाहिए या आपने रेड टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों निगेटिव हो उसके बाद भी अपने कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो कम से कम 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन जब तक सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट फिट महसूस करते हैं, तब तक अपने आप को थोड़ा सा अलग रखें। और दूसरा, आयुर्वेद में एक बात कही गई जो संक्रामक रोगों के संदर्भ में है, व्यापन्न ऋतुएं जो परिवर्तित होती है उसमें भी कई प्रकार की व्याधियां हो जाती, उनसे भी बचने के लिए जो सिद्धांत बता रखा आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने, वो बता रखा है फ्यूमिगेशन या होम का। और फ्यूमिगेशन एक इतना अच्छा वो है कि जिसके द्वारा हम वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, यज्ञोपैथी जिसको कह सकते हैं। और यज्ञोपैथी का तो कई जगह ये सिद्ध करके बताया उन्हें, यज्ञ करने के बाद में उस एरिया में ऑक्सीजन के स्तर को देखा गया तो ऑक्सीजन का स्तर वहाँ पर कंपैरिजन में दूसरी जगह के ज़्यादा अच्छा पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। या हम देखें तो अभी जी न्यूज़ पे कुछ दिन पहले DNA में वो बता रहे थे कि अगर आम की समिधा और घृत के साथ में हवन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को और ज़्यादा अच्छा जो है वातावरण को शुद्ध करता है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में हवन के बजाय वहाँ पर धूपन के रूप में कहा गया कि अगर धूपन इनका करते हैं तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल इफेक्ट के कारण वातावरण को शुद्ध करते हैं। और उसमें 5 द्रव्य बता रखे हैं और उन द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य ऐसा है जो हर व्यक्ति के घर पर उपलब्ध रहता है। मैंने आपको कहीं बाहर जाने के, कोरोना है, लॉकडाउन है, तो हमको कहीं बाहर जा करके उसको देखना है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर पे रह करके घर में उपलब्ध सामग्री के द्वारा इस प्रकार का होम, धूपन या फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। और उसमें आचार्य सुश्रुत ने कहा सर्षपारिष्ट पत्राभ्याम सर्पिशा लवणेन च, इसमें कंटेन आ गए उसके कि सर्षपारिष्ट पत्राभ्याम, सर्षप माने सरसों या मस्टर्ड सीड, पीली सरसों जो रहती है, और अरिष्ट पत्राभ्याम, अरिष्ट माने नीम के पत्ते, सर्पिशा माने घृत या बटर फैट, और लवणेन सेंधा नमक और कपूर। इन 5 चीज़ों को आप ले लीजिए और सुबह के समय अगर आप प्रतिदिन
जो उपला रहता है, गोमय रहता है, उस कंडे के ऊपर 5, 6, 7 आहुति दे दीजिए, या इन सब चीज़ों को उसके ऊपर रख करके उसका जो धुआं होता है पूरे घर में घुमाइए। निश्चित रूप से इसका एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल इफेक्ट होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ घर परिवार में हमारी संस्कृति के मान से कहा गया था कि घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाया जाता है, और वो तुलसी का पौधा चूंकि उसका एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल इफेक्ट रहता है, इसलिए घर के अंदर इस प्रकार की वायरस, बैक्टीरिया को अंदर जाने ही नहीं देता था। और ये हमारी परंपरा थी, मैंने घर की रक्षा करने का काम करता था। जिस प्रकार से एक छोटे शिशु की रक्षा उसकी माता करती है, उसी प्रकार से तुलसी का पौधा उस घर के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। और ये कोरोना में भी बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। तो इन 3 चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें, और चौथा बचने का उपाय आयुर्वेद में बता रखा जो बहुत ही सरल है, और उसमें कहा गया इस प्रकार के व्यापन्न लक्षण हो या पेंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, क्षेत्रीय महामारी या जो वैश्विक महामारी हो, उसमें क्या करना चाहिए। तो उसमें आयुर्वेद में कहा गया कि हस्तौ पादौ च प्रक्षालयेत्, आपको समय समय पर हाथ और पांव धोते रहना चाहिए। अब आप देखिए पूरे विश्व ने इसको कर रखा था हैंड हाइजीन के लिए, ध्यान रखने के लिए कि आप बार बार हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोइए। आयुर्वेद कहता है कि केवल हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, आप हाथ और पांव दोनों धोइए। अगर आप घर से बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकलने के बाद जब आप अंदर प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो उस समय हमें क्या करना है, बोले हाथ और पांव दोनों धोना है। और हाथ और पांव धोने के बाद में आप घर के बाकी किसी भी चीज़ों को छुएं तो शायद कोरोना को रोकने में ये प्रभावी रहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे जो शूज़ रहते हैं वो कोरोना वायरस के सबसे बड़े कैरियर हैं, और वो हम बाहर जाकर के उनको कोरोना को निमंत्रण दे करके घर के अंदर लाते हैं। और हम आजकल जितना ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो गए, तब से हम शूज़ जो है पहले घर के बाहर उतारते थे, अब आराम से घर के अंदर डाइनिंग एरिया में, किचन में, सब जगह, बेडरूम में, सभी जगह शूज़ पहन करके चले जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। तो मेरा आप सभी को कहना है, अगर पॉसिबल हो हमेशा के लिए आप ये करना शुरू कर दीजिए कि आज के बाद में हम जो है ख़ास तौर से इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इनको घर के अंदर नहीं लाएंगे। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम 2 महीने, ये मई और जून 2 महीने तक अगर हम रिस्ट्रिक्शन कर दें तो बहुत कुछ कोरोना को रोकने में हमारा अपना योगदान रहेगा। तो आयुर्वेद ने जो 3 चीज़ें बताई, एक तो अनावृत मुख हो, हमेशा मुख को आवृत करके रखना चाहिए, अनावृत रखना ही नहीं चाहिए। दूसरा, हमको स्थान का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई पॉजिटिव है तो उससे थोड़ा दूर हो जाएं। और तीसरा, धूपन कर्म के रूप में हमको घर पे धूपन करना चाहिए। और हस्तौ पादौ च प्रक्षालयेत्, ये छोटी सी चीज़ें अगर करना प्रारंभ कर दिया तो मैं आपको कहना चाहूँगा 80% कोरोना की जंग मात्र इनके द्वारा हम जीत सकते हैं। अब बात आती है कि अगर किसी को कोरोना हो चुका तो उससे बचने के लिए क्या करना है, या किसी को प्रतिदिन, चाहे लॉकडाउन है फिर भी अगर उनका जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जोन में है या फ्रंट लाइन में है या हॉस्पिटल में ड्यूटी है, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कोरोना केस में, तो आयुर्वेद में सबसे पहले बता रखा नस्य का प्रयोग, जिसको हम प्रतिमर्श नस्य भी कह सकते हैं। नस्य का प्रयोग मैंने अणु तेल को 1-1 बूंद दोनों नासारंध्र में अगर अपन डाल करके घर से बाहर निकलते हैं तो जो काम प्रोटेक्शन का हमारा मास्क करता है उतना ही काम ये जो हम अणु तेल का नस्य लेंगे ये बायो मास्क के रूप में इंटरनल प्रोटेक्शन देगा, माने हमारे पास में डबल प्रोटेक्शन हो गया। और अगर किसी के पास अणु तेल नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूँगा घर के अंदर अगर तिल तेल हो, अगर आपके पास में खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल है, या गाय का शुद्ध घी है, तो वो भी 1-1 बूंद दोनों नासा में डाल करके अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अधिक प्रोटेक्शन मिलेगा। और आयुर्वेद में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम सभी जगह, चाहे आयुष मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल हो या जो चिकित्सालय कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी सब इस बात को ध्यान रख रहे हैं, अणु तेल नस्य का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं तो उन्हें भी कहना चाहूँगा जो कंप्लीट स्वस्थ हैं, घर परिवार में हर एक व्यक्ति अणु तेल का नस्य अगर प्रतिदिन लेता है, सुबह स्नान के बाद में 1-1 बूंद डाल दीजिए, या सोते समय प्रयोग कर लीजिए, या घर से बाहर निकल रहे हैं उस समय तो हमको प्रयोग करना ही चाहिए। तो एक नस्य जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, जो कोरोना का इन्फेक्शन के कारण हम देखें 3 प्रकार से कोरोना हो रहा है।
एक है ड्रॉपलेट्स के द्वारा कि जो ड्रॉप जो रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और उस सरफेस पे आप टच में आए तो आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। दूसरा संक्रामंती नरानरम, आयुर्वेद में बता रखा है जनपदों ध्वंस में कि एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, कोई पेशेंट आया और उसको न तो उसको कुछ पता था, एसिम्प्टोमेटिक था, आपने देखा पेशेंट को और उसके बाद में कहीं या तो केस पेपर को टच करने में या कभी किसी के कांटेक्ट में आप पेशेंट के आए और उसके बाद में व्यक्ति जो है पॉजिटिव हो जाता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा। और तीसरा एरोसोल के रूप में है कि अभी कोरोना जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं ये 5 माइक्रोन से और छोटे होने के कारण काफी देर तक हवा में रहते हैं। इसलिए हम सबको सावधान ये रखना है। कई बार हम कहते हैं कि जहां हमें उस कमरे में तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि मास्क निकाल दिया, लेकिन उस कंडीशन में भी हमको मास्क नहीं निकालना चाहिए। आप घर से बाहर निकले और जिस कक्ष में कोई नहीं, लेकिन अगर उसमें 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले अगर कोई व्यक्ति आया था तो वहां पर वो जो छोटे माइक्रोन 5 माइक्रोन से छोटे छोटे कण उसके अगर हैं तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलने के बाद में फुल टाइम मास्क लगाए रखिए, चाहे बाहर कोई हो नहीं हो, क्योंकि हवा में काफ़ी देर तक ये रहते हैं। दूसरा बात है कि कई बार अभी जो है यहाँ तक कहा गया है कि आप डबल मास्क लगाइए, और अगर आप हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं तो आप N95 मास्क लगाइए या कॉटन का ट्रिपल लेयर वाला मास्क लगाइए। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। उसके बाद में अगर देखें तो आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जिसको प्रचलित किया गया और उसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिले, 2020 में जो कोविड सभी जगह हुआ था, भारत में भी उसके इतने पॉजिटिव केस मिले थे, लेकिन फिर भी डेथ रेट कम था। उसका कारण था हमारी इम्यूनिटी, और उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे अच्छा काम करता है हरिद्रा या हल्दी। और हल्दी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो अलग अलग प्रकार से बता रखा है। एक तो गर्म पानी करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, उसके गरारे कर लें, या फिर गोल्डन मिल्क के रूप में मैंने रात को सोते समय दूध में थोड़ी सी हल्दी डालें, उसको उबालें, उस दूध को पी करके सोएं। या फिर हरिद्रा खंड के रूप में मेडिसिन मिलती है जो डायरेक्ट ग्रेन्यूल से आप दूध में मिक्स करिए और उसको पी लीजिए। तो हल्दी एंटीबायोटिक है, तो उसके कारण जो है खास तौर से ये जो हल्दी है आपके गले में होने वाला जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को रोकती है। तो कोरोना की कंडीशन में सबसे पहले इन्फेक्शन होता है गले में, डीप ओरल कैविटी में थ्रोट इन्फेक्शन होता है, कई बार थोड़ा सा सुई चुभने जैसा लगता है, व्यक्ति को सूखी खांसी आती है। तो उस कंडीशन में अगर अपन हल्दी का प्रयोग करते हैं तो हल्दी कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हल्दी का प्रयोग करने से आप जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो ड्यूरेशन माने कम हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। आप जो भी मेडिसिन साथ में आयुर्वेद के लिए, एलोपैथी के लिए, कोरोना के लिए, पर उस ट्रीटमेंट के साथ में आप अगर हरिद्रा खंड या फिर ये जो गोल्डन मिल्क ले रहे हैं, इसके कारण आपकी रिकवरी जल्दी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है वो भी अगर हरिद्रा खंड के द्वारा दूध लेते हैं या दूध और हल्दी लेते हैं या गोल्डन मिल्क का प्रयोग करते हैं तो उनमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम रहती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावरफुल रहता है, इम्यूनिटी जो है अच्छी बढ़ी हुई रहती है। और आयुष मिनिस्ट्री ने भी प्रारंभ में जब कोविड प्रारंभ हुआ था तब जो जो द्रव्य बताए थे, चाहे वो च्यवनप्राश हो, हरिद्राखंड है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, पिप्पली है, गिलोय है, इनको खास तौर से इम्यूनिटी के रूप में बताया था कि शरीर की इम्यूनिटी हम बढ़ा के रखें तो हमें पॉजिटिविटी के चांस थोड़े कम रहेंगे। अगर इम्यूनिटी कम होगी, अभी भी आ रहा है कि कोविड के कारण जिनको अभी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है वो भी किन को ज़्यादा हो रहा है, जिनमें इम्यूनिटी कम है, जो डायबिटीज़ जिनमें ज़्यादा हाई है, या जिन्होंने और कई प्रकार के अगर उनमें डिजीज़ है उन लोगों में चांस ज़्यादा है, मीन्स उनकी इम्यूनिटी कम है। तो हम हमारी इम्यूनिटी को अगर बढ़ा के रखें तो हम अपने आप को निश्चित रूप से इससे स्वस्थ रख सकते हैं। और आयुर्वेद में इस कोरोना की कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए, ध्यान रखने के लिए 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया, और वो 3 चीज़ें हैं आहार, निद्रा और व्यायाम। अब आप देखिए, न केवल भारत में, विश्व का प्रत्येक चिकित्सक हर एक व्यक्ति को जो कोविड पॉजिटिव उसको कह रहे हैं एक तो आप प्रॉपर डाइट लीजिए। प्रॉपर डाइट का मतलब न्यूट्रिशन से युक्त डाइट लीजिए, फ्रेश फूड लीजिए, और उनमें सब चीज़ें आना चाहिए जो चीज़ें शरीर के लिए आवश्यक हैं। और टाइम पर भोजन का समय बताया जाता है, आयुर्वेद कहता है न आहार वेला अतिक्रमणीय, आपको समय पर भोजन करना चाहिए। और समय पर भोजन करने के लिए अब जैसे लॉकडाउन अगर कहीं लगा है, सुबह 10 बजे खाना खा लिया, या किसी दिन 2 बजे खाना खाया, किसी दिन 1 बजे तक उठे ही नहीं, तो ये नियमित दिनचर्या नहीं है।
इसके लिए समय बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए। प्रतिदिन 12:30 या 1 o'clock पे मैं लंच करूंगा, शाम को 7 या 7:30 बजे डिनर करूंगा, तो उस समय वो करना ही है। तो समय का ध्यान रखना। दूसरा, खाने में क्या लेना और क्या नहीं लेना। जैसे गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में, कि यात यामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्ट मति चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो ये उच्छिष्ट का मतलब होता है यात यामम, मने रात्रि को बनाया हुआ भोजन को सुबह नहीं लेना, सुबह का बना हुआ भोजन रात्रि को नहीं लेना। इस कोरोना काल में अगर आप फ्रेश भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी योग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और व्याधि की संभावनाएं कम रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में प्रतिदिन करीब करीब 2000 to 2500 पेशेंट आते हैं। और पिछले साल जब कोविड 2020 में जब कोविड था, उस समय भारत में करीब करीब 2-3 महीने तक कंप्लीट लॉकडाउन रहा और उसके कारण हर एक व्यक्ति को मजबूरन मात्र अपने घर का खाना खाना पड़ा। तो जब लॉकडाउन खत्म हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल वापस शुरू हुआ, तो ये जो एसिडिटी है, एब्डोमिनल पेन है, गैस है, इंडाइजेशन है, इनके पेशेंट प्रायः देखने को ही नहीं मिलते थे। तो जब हम लोगों ने आपस में बातचीत करी कि इसका कारण क्या है, तब पता लगा कि इन 3-4 महीने तक लोगों ने सिर्फ घर का भोजन किया। उसके कारण करीब करीब 50% पेशेंट जो है, जो खास तौर से एब्डोमिनल डिसऑर्डर के थे, जीआई ट्रैक्ट के जो है पेशेंट आते थे, वो बिल्कुल कम हो गए। तो मेरा आप सबको कहना है कि आप एक नियम बना लीजिए कि भोजन घर का ही करेंगे। बाई चांस कभी बहुत ही जरूरी है कि आप कहीं मीटिंग में गए और वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि आप घर का भोजन ले जा पाएँ, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। लेकिन प्रायः कोशिश करिए कि मैं भोजन घर का करूँगा, तो 50% शरीर की व्याधियाँ दूर हो जाएगी। और हॉस्पिटल में जो इतनी भीड़ लग रही है, ये आधी आपके इस प्रयास से कम हो जाएगी। तो एक तो भोजन का सही ध्यान रखना। और आयुर्वेद ने आइडियल डाइट बताई है। आइडियल डाइट का मतलब होता है नित्य सेवनीय द्रव्य, कि हर दिन हम किनका सेवन कर सकते हैं जो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती है। आचार्य चरक ने कहा है, और उसके लिए कहा तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वस्थम येनान वर्तते, मैंने जिनका प्रयोग करने से, नित्य प्रयोग करने से आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। और वो द्रव्य क्या है? बोले षष्टिका शालिमुद्गांश्च सेंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जांगल्यम मधुचाप्य से। मैं आपको कहना चाहूँगा, आज एलोपैथी साइंस भी कहता है कि हमारी जो डाइट है, उस डाइट में क्या होना चाहिए? रिच कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ें होना चाहिए। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में आज से 5000 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ बनाए, 3000 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ बनाए, उन्होंने जो आइडियल डाइट बताई थी, मतलब तब तक तो आधुनिक साइंस में विटामिन क्या होता है, फैट क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, इन चीज़ों का ज्ञान भी हमको नहीं था। उस समय उन्होंने जो आइडियल डाइट बनाई थी, उसके इंग्रेडिएंट्स को आज देखें तो उनमें मात्र ये 5 घटक ही हैं। षष्टिका शालिमुद्गाश्च, वन टाइप ऑफ राइस उन्होंने बता रखा, वो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। उसमें गोधूम भी आ सकते हैं, गेहूं भी है, जौ है, ये सभी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद उन्होंने बताया मुद्गाश्च, मूंग की दाल, जिसको ग्रीन ग्रेन बोलते हैं, मूंग की दाल प्रोटीन का रिच सोर्स है और हर कंडीशन में वो बड़ी लघु है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। नहीं तो कुछ डिजीज ऐसी है जिसमें बाकी और कोई दाल आप बना के खा लीजिए, येलो दाल है, चने की दाल है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। लेकिन जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो भी अगर मूंग की दाल बना करके खाता है तो प्रोटीन के साथ में वो लघु और पाचक है। तो आयुर्वेद ने मूंग की दाल को बताया। उसके बाद बताया सेंधव आमल के यवान, नमक में सेंधा नमक, वो आपका मिनरल्स का जो आवश्यकता वो पूरी कर देगा। आमल के, हर दिन एक आंवला जरूर खाना चाहिए, और वो विटामिन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, और विटामिन सी का तो सबसे रिच सोर्स है। तो एक आंवला अगर रोज खाएं तो विटामिन की भी हमारे शरीर में डिफिशियंसी नहीं होगी। और दूसरा जो उन्होंने बताया मधुचाप्य सेत, और शहद का सेवन करना। तो हम जिन चीज़ों को, ये नित्य सेवनीय द्रव्य में आचार्य चरक ने बता रखे हैं, तो ये जितनी भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है उन सब की पूर्ति इनके द्वारा हो जाती है। तो हम एक तो फ्रेश फूड लें, बिल्कुल ताज़ा बना हुआ। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि आप 2 महीने के लिए फ्रिज का स्विच ऑफ कर दीजिए,
फ्रिज में रखा हुआ सुबह बनाया हुआ वेजिटेबल शाम को मत खाइए, या 2-3 दिन से कोई भी चीज़ रखी हुई, दूध का आपने खीर बना ली, कुछ भी बना करके फ्रिज में रख दिया, कम से कम अभी 2 महीने बिल्कुल फ्रेश फूड पूरे घर परिवार के सब खाइए। सुबह का बना हुआ खाना सुबह ही खाइए, शाम को उसका उपयोग मत करिए, तो हम परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद में इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो बताया निद्रा। अब योग में तो कई निद्राएं हैं, योग निद्रा भी है, शवासन है, मेडिटेशन है, अलग अलग प्राणायाम आदि है। आयुर्वेद ने इसके लिए बता रखा कि हमको प्रॉपर निद्रा होना चाहिए। और न केवल आयुर्वेद ने, आज चिकित्सा शास्त्र का हर व्यक्ति, मेडिकल साइंस का हर व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पेशेंट को बोल रहा है कि आप 7 से 8 घंटे तक नींद लीजिए। तो मेरा सभी को कहना है, आयुर्वेद का सिद्धांत है रात्रो जागरणम रुक्षम। अगर रात में आप ज्यादा देर तक जागते हैं तो शरीर में रुक्षता बढ़ती है। और स्निग्धम स्वप्नम दिवा, सुबह ज्यादा देर तक अगर सोते हैं तो शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है। तो इन दोनों से बचने के लिए, और निद्रा को जो बता रखा वो इम्यूनिटी का बेस्ट सोर्स बता रखा। आपके शरीर में अगर ताकत कम है, आप दिन भर बहुत काम करते थक जाते हैं, आप सोने के बाद सुबह उठेंगे वापस वैसा ही आपके शरीर का बल मिलता है। यानी निद्रा शरीर में बल का आधान करती है। तो बलाधान अगर करना है तो 7 से 8 घंटे तक सोइए। रात को 10 बजे या 10:30 बजे आप सो जाइए, सुबह आराम से 6-7 बजे जब भी उठना तब उठिए। और दिन में प्रायः सोने से बचना चाहिए, विशेषकर इस ऋतु में जब कफ आदि का अगर प्रकोप हो रहा है तो दिन में नहीं सोएं। और अगर रात्रि में ठीक से अगर नहीं सोना हो पाया तो उसकी आधी मात्रा में, अगर 2 घंटे कम सोएं तो दिन में 1 घंटा आप सो सकते हैं, पर रात्रि में निद्रा बराबर लें, तो उससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। और तीसरा लक्षण बता रखा है मुख्य रूप से, वो बता रखा है व्यायाम। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, न केवल आयुर्वेद, आज देश का हर एक चिकित्सक, आप किसी भी टीवी चैनल पे देख लीजिए, अगर वहां पर कोरोना के लिए अगर चिकित्सकों का पैनल है तो उनमें से हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए। आज जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों को लंग्स का इन्फेक्शन बहुत होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है कोरोना के समय, अगर वो नियमित रूप से व्यायाम करते रहे होते, कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन अगर व्यायाम किया होता, व्यायाम के साथ में सूर्य नमस्कार है, योगासन है, प्राणायाम है, ये अगर नित्य प्रति करते रहे होते तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की ये दिक्कत कभी नहीं होती। और अभी भी समय है, हम प्रतिदिन व्यायाम करें कम से कम 30 मिनट तक। 30 मिनट का जो व्यायाम है, उस व्यायाम में खास तौर से अगर हम देखें तो सामान्य रूप से या योगासन कर लीजिए, योगिक क्रियाएं कर लीजिए, या सूर्य नमस्कार कर लीजिए, या जो भी आपको एडवाइस देते हैं योगाचार्य। हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं नवदीप जोशी जी, वो तो योग के एक अंतर्राष्ट्रीय वो हैं कि सभी जगह उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनसे भी आप योग की टिप्स लेते सकते हैं। और प्रतिदिन 30 मिनट अपने शरीर को देंगे तो आहार, निद्रा और व्यायाम, ये 3 चीज़ें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे हम कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद में आप कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद कहता है रसायन द्रव्यों का सेवन, और रसायन द्रव्यों का सेवन भी दोनों अवस्था में। आप कोविड पॉजिटिव हैं उसके लिए अलग रसायन द्रव्य बता रखें, अगर व्यक्ति कोविड पॉजिटिव नहीं है तो उसके लिए भी रसायन का सेवन है। और जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव हो चुका है, जिसको हम पोस्ट कोविड मैनेजमेंट कहते हैं, उनके लिए भी रसायन द्रव्य है, और उनका अगर प्रयोग करें तो पोस्ट कोविड में जो जो साइन सिम्टम्स होते हैं उनसे बचने के लिए बहुत ही कारगर है। और ये सभी चीजें हमारे पास घर में भी मिलती हैं। रसायन औषधियों में सबसे ज्यादा प्रयोग इस काल में किया गया वो है गुड़ुचि या गिलोय। गिलोय का प्रयोग, क्योंकि गिलोय जो है वो एंटीपायरेटिक है, गिलोय जो है रसायन द्रव्य है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। तो इन सब अवस्थाओं में मैंने कोरोना के काल में गिलोय का प्रयोग बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं कि आप बहुत अधिक मात्रा में और कंटिन्यू बहुत दिन तक लेते रहें, तो उसके कारण भी शरीर में कई प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चिकित्सक के परामर्श से या कम से कम 15 दिन, 10 से 15 दिन तक कम मात्रा, जिसको कहा जाए कि 2 से 3 ग्राम की मात्रा में अगर आप गिलोय का चूर्ण लेते हैं तो वो शरीर के लिए बिल्कुल ठीक है। गिलोय का क्वाथ ले सकते हैं, आप गिलोय का रस ले सकते हैं, मिक्सर में पीसा उसका रस निकाल लिया, और घर के सभी लोग गिलोय का रस ले सकते हैं। ये रसायन के रूप में है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। और कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव और आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड के लिए भी आपको देना है तो गिलोय का प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से एक रसायन द्रव्य जिसका नाम है अश्वगंधा, और हम सभी जानते हैं प्राय घर में भी अश्वगंधा का पाउडर रहता है।
पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए जिनको वीकनेस बहुत लग रही है, काम करने में थोड़ा बहुत करते हैं उसके बाद हाँफ जाते हैं, या जिनको कोविड नहीं हुआ है वो भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको भी किसी प्रकार से वीकनेस आदि नहीं आए, शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे, उसके लिए वो अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। तो 10 से 15 दिन तक 2 से 3 ग्राम की मात्रा में 1 से 2 टाइम, या तो एक बार लें या 2 टाइम समय लें, अगर इसका प्रयोग हम करते हैं तो भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसी प्रकार से आयुर्वेद में बता रखा मुलेठी का प्रयोग, मधुयष्टि जिसको बोलते हैं, वो भी एक रसायन द्रव्य है। उसी प्रकार से आंवला, ये आंवला का प्रयोग अगर प्रतिदिन एक आंवले का प्रयोग करते हैं, देखिए 6 महीने तक तो आंवला फ्रेश मिलता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक, कई बार अप्रैल में भी मिलता है, 7 महीने आंवला मिलता है, तब तो आप फ्रेश आंवला ले लीजिए। और जब आंवला नहीं मिलता है उस समय आंवले का पाउडर या आंवले का काढ़ा बना करके आप लेते हैं तो वो भी शरीर के लिए अच्छा है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, घर में अगर बच्चे हैं, बच्चों की नेत्र ज्योति अगर आई साइड थोड़ी वीक है, उसको और इम्प्रूव करने के लिए अगर आप आंवले को 1 चम्मच आंवले का पाउडर रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उठ करके उसको छान करके रोज पिलाइए, तो वो नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, विजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी हुआ, मैंने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो इस कोविड काल में आंवले का चूर्ण, आंवले का मुरब्बा, आंवला किसी भी रूप में अगर प्रतिदिन एक आंवला लेते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और उसी प्रकार से कई रसायन द्रव्य हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जिसका प्रचार किया गया वो च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में कम मात्रा में लें, सिर्फ एक बार ही लें, सुबह के समय लें जब थोड़ी अच्छी भूख लगने वाला समय हो वो ले लें, और जब तक भूख नहीं लगे तब तक भोजन नहीं करना है। तो च्यवनप्राश में अगर लेने के बाद अच्छी भूख लग रही है, मीन्स उसका पाचन अच्छा हुआ है, शरीर में उसके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और शरीर के लिए लाभकारी रहेगा, तो एक उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा, कोविड के काल में एक है आयुष क्वाथ, और आयुष क्वाथ भी मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि सुबह के समय पूरे घर परिवार के टी पीना छोड़ दीजिए, भले आयुष क्वाथ को पीना शुरू करिए। और अभी गर्मी के मौसम में एक व्यक्ति के लिए काली मिर्च मात्र 3 या 4 दाने, उसी प्रकार से दालचीनी बिल्कुल 1 चिमटी के बराबर, और अदरक भी उतनी ही मात्रा में, और तुलसी के 4 से 5 पत्ते, ये एक व्यक्ति का डोज है। सर्दी का समय होता तो इसकी मात्रा अलग रहती। तो इसको आयुष क्वाथ को अगर आप लेना चाहें तो उसमें तुलसी के पत्र, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, और इन चारों में टेस्ट के लिए और इस गर्मी के मौसम में आप अगर मुनक्का मिलाते हैं तो वो शरीर के लिए भी बढ़िया रहेगा, और खास तौर से रक्त को बढ़ाने वाला है, और रक्त के बढ़ने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। माने ये जो आयुष क्वाथ है, अगर इसको मुनक्का डाल के आप लेते हैं तो ये रक्त को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और हीमोग्लोबिन के बढ़ने के कारण ये शरीर में ऑक्सीजन के संवहन को ज़्यादा अच्छे बनाए रखता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आयुष क्वाथ को सिर्फ आधे कप की मात्रा में घर परिवार के सभी लोग 15-20 दिन तक कंटिन्यू लें तो बहुत कुछ हमारी इम्यूनिटी को हम अच्छा बना के रख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमको इस कोरोना से बचना है तो इसके लिए एक काम और करना चाहिए, और वो चीज़ मुख्य रूप से है सुखोष्ण जल, जो आयुर्वेद में उष्ण जल भी कहते हैं। और उष्ण जल को हम कहते हैं कि कुथने रेव, केवल अच्छा उबल जाए, या फिर अष्टमेन अवशेषेण 8वां भाग बचे, या चतुर्थे अर्ध के नवा, या 1/4 बचा हो, या मात्र आधा, 1 लीटर पानी लिया उसको इतना उबालो कि आधा लीटर बच जाए। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा पीने लायक हो जाए, दिन भर उस पानी का सेवन करिए। तो उष्ण जल का पान करने से शरीर में जो कफ दोष बढ़ता है, खासतौर से लंग्स की जिनको तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कई लोग कहते हैं कोविड के बाद में हमको छाती में दर्द होता है, तो इस प्रकार की अवस्थाओं से बचने के लिए हम सिर्फ 2-3 बार अगर दिन में गर्म पानी लेते हैं तो उस पानी के द्वारा भी हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। उसी प्रकार से मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो कोरोना का काल है, इसमें मानसिक रूप से व्यक्ति को काफ़ी प्रभावित हुआ है। मैंने कई बार व्यक्ति को केवल कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट आई और उसमें आ गया कि पॉजिटिव, तो भी काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि रोज़ न्यूज़ सुनता है आज इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग पॉजिटिव हुए, तो केवल वो अपनी रिपोर्ट करवाता है और पॉजिटिव हो जाता है, तो भी उसको कई प्रकार से मन के ऊपर प्रभाव होता है। और कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव के बाद में निगेटिव हो चुका, उसके बावजूद भी उसको रहता है कि कहीं इसके बाद मुझे कुछ और नहीं हो जाए।
तो इनसे बचने के लिए थोड़ा सा सत्व बल अच्छा होना चाहिए। और योग से और अच्छा सत्व बल को बढ़ाने वाला तो कोई है ही नहीं। योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने वाला, इस प्रकार के मन में जो अलग अलग विचार आते हैं उनके ऊपर ब्रेक लगाने वाला, उनको रोकने वाला सबसे अच्छा रोग है जो योग है। और आयुर्वेद भी इसके लिए अलग अलग प्रकार बताता है, अलग अलग मंत्र आदि को बताता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में, खास तौर से जब ज्वर की कंडीशन में कि कई औषधियाँ ले ली और ज्वर ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मंत्र चिकित्सा बताइए। और इस कोरोना में भी सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स मिलता है वो फीवर का मिलता है। जैसे ही लक्षण मिला कि ज्वर है, व्यक्ति सीधा टेस्ट कराने के लिए चला जाता है। तो उसको दूर करने के लिए आयुर्वेद में आचार्य चरक ने बता रखा, विष्णु नाम सहस्त्रेण ज्वरान सर्वान व्यपोहति। बोले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करते हैं तो सभी प्रकार के ज्वर को ठीक करता है। तो इस कोरोना में एक तो मानसिक स्तर को अच्छा बनाए रखने के लिए घर परिवार में सभी लोगों को या तो कोई सीडी है, कैसेट है, उसके माध्यम से एक बार रात को विष्णु सहस्त्र नाम लगा दिया, एक बार सुबह उठते ही ने लगा लिया। अगर 2 बार रोज सुनते हैं तो उसके द्वारा भी शरीर के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल विचार दूर होते हैं और मन का सत्व बढ़ता है, बल बढ़ता है। और मानसिक बल बढ़ने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोरोना हो उससे लड़ने में सक्षम होता है। तो कई बार अल्प सत्व वाले थोड़ा सा लक्षण हो तो भी अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो वापस बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और जिसका सत्व बल अच्छा होता है उसमें कितने भी साइन सिम्टम्स हो तो भी वो किसी प्रकार की परवाह नहीं करता है और वो निश्चित रूप से अपना स्वास्थ्य जो है उसको बनाए रखता है, मेंटेन करके रख सकता है। तो मेरा ये कहने का है, चाहे शिव संकल्प सूत्र हो जो कहा गया कि यजाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्त सतथैवेति दूरंगमन ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये भी बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग के रूप में उपलब्ध है सभी जगह। तो शिव संकल्प सूत्र को सुने या विष्णु सहस्त्र नाम को सुने और अपना मानसिक बल जो है वो अच्छा बनाए रखें। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर परिवार के व्यक्तियों का सपोर्ट मिल जाए तो व्यक्ति कितना भी डिप्रेस हो, कितना भी स्ट्रेस में हो, कितना भी मानसिक तनाव में हो, वो अपने आप को उससे उबार सकता है। तो मेरा ये कहने का कि अपने से जो भी व्यक्ति छोटा है उसका ध्यान हम रखें। चाहे आप सर्विस करते हैं तो उस ऑफिस में आपसे जो छोटा हो, परिवार में है तो आपके घर परिवार में आपसे जो छोटा हो, हर दिन उसके कंधे पे हाथ रख के कहिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। बस इतना अगर आपने कह दिया तो उसका मनोबल इतना बढ़ जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, ये मैंने कितने उदाहरण देखे हैं कि जो अभी कोविड चल रहा है, पेशेंट टेलीफोन करता है कि मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल 95, 96 है, तो मुझे एडमिट होने की ज़रूरत है क्या? तो हम कहते हैं नहीं, इसके लिए आप घर पे ही दवाई लेते रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है और आप चिंता मत करिए। अगर कभी भी इसमें थोड़ा बहुत कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करिएगा, हम आपको एडमिट कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि साहब आपने इतना कह दिया, इसमें तो हमारा सब कुछ जो है वो कहना चाहिए कि शंकाएं दूर हो गई, हमारे मन में से सारा भय निकल गया कि अब कभी भी कोई दिक्कत है तो हम आ जाएंगे। और उनमें से जिनने टेलीफोन किया उनमें से अधिकतम व्यक्ति घर पे ही मेडिसिन लेते हुए ठीक हो गए, लेकिन उनको संबल है कि कभी कुछ भी दिक्कत हो जाएगी तो मैं वहाँ पर एडमिट हो सकता हूँ। तो उसी प्रकार से घर परिवार के लोगों का अगर संबल मिल जाए कि तुम चिंता मत करो, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और आज मैं कहना चाहूँगा कि कई संस्थाएं इस के लिए बहुत कुछ कार्य कर रही है, तो इसलिए हम सबको भी इस प्रकार से लोगों में पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहिए। और ये कहना चाहूँगा कि अभी एक जो व्याख्यान श्रृंखला कोरोना रिस्पांस टीम के द्वारा शुरू की गई, जो 11 तारीख को प्रारंभ हुई थी और आज वो संपूर्ण हुई है, तो उसमें भी इस प्रकार से हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, हम कोरोना की जंग जीतेंगे, इसके लिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जो प्रयास कोरोना रिस्पांस टीम ने किया, मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से उनका यह प्रयास पूरे विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। उसी प्रकार से अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक औषधि प्रारंभ की है, औषधि का वितरण करना, और उस औषधि का नाम है आयुष 64। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जो भी कोविड पॉजिटिव हैं, माइल्ड टू मॉडरेट हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करें। आयुष मिनिस्ट्री ने अब यहाँ तक व्यवस्था कर दी है कि मेडिसिन आपके घर तक व्यक्ति बांटने आएगा। सेवा भारती के सहयोग से पूरे देश में आयुष 64 का वितरण चल रहा है और आयुष 64 जो है
क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद में ये इफेक्टिव सिद्ध हुई है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट में। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट हैं, जो अपने घर पे ही कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन सबको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि वो आयुष 64 लें। उसमें पूरा बता रखा है कि आपको अगर साइन सिम्टम्स बहुत कम है तो 2 गोली 2 बार लेना है, अगर थोड़े साइन सिम्टम्स हैं तो 2 गोली 3 बार लेना है। और वो पूरा पैक के साथ में 40 डिब्बी गोली या 60 गोली के साथ में एक डिब्बी है, वो हर एक व्यक्ति को दे रहे हैं। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में तो 24/7 आप किसी भी समय आ सकते हैं। मात्र एक आपको साथ में RT-PCR पॉजिटिव वाली जो रिपोर्ट है, रेट की RT-PCR की, वो रिपोर्ट साथ लाना है और एक आधार कार्ड की कॉपी लाना है और आप औषधि ले जा सकते हैं। और सेवा भारती के द्वारा पूरी दिल्ली में 30 केंद्रों पर इसका वितरण है। 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 30 डिस्ट्रिक्ट में भी कई केंद्र और बना रखे हैं उन्होंने, पर मुख्यतः 30 जो है वो सेंटर है। और इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में आरोग्य भारती के माध्यम से ये जो आयुष 64 का वितरण किया जा रहा है, मैं कोरोना के सब व्यक्तियों को कहना चाहूँगा कि वो अगर पॉजिटिव हैं बिल्कुल चिंता नहीं करें और इस औषधि का सेवन करें। बाकी जो भी ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं वो सब उसके साथ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। और एक अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि कोविड के जो भी पेशेंट हैं, वो सभी पेशेंट खास तौर से स्टीम जरूर लें। और स्टीम को हम खास तौर से स्टीमर के द्वारा, या कहना चाहिए कि सिंपल घर में कोई भी पात्र है उसमें पानी गर्म रखा उसकी भाप ले सकते हैं। और घर से जो बाहर निकलते हैं वो घर में आने के बाद में वो, मेरा यही कहना उनको कि वो भाप जरूर लें। अगर वो भाप लेते हैं सुबह शाम तो निश्चित रूप से कोरोना को बहुत कुछ वो मात दे सकते हैं। और घर में भी अगर कोई व्यक्ति है, हम अगर 4 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति घर से बाहर जाता है और वापस आता है, तो घर के सभी व्यक्ति भाप लें। भाप से कोई नुकसान नहीं है, आप सिंपल पानी की भाप ले सकते हैं। अगर आपको साथ में लेना है तो अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, उसी के साथ उसमें लवंग है, या फिर चाहे तो यूकेलिप्टिस का 1-2 ड्रॉप ऑयल का डाल सकते हैं और उसकी भाप ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए स्टीम रोज लें, स्टीमर के थ्रू ले सकते हैं। और वो भाप आपको जो 2 इन्फेक्शन होते हैं, या तो मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू, और इन दोनों ही इन्फेक्शन में अगर आप भाप लेते हैं तो बहुत कुछ बचाव के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। भाप लेना कोई कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है कि कोरोना को खत्म कर देता है, लेकिन कोरोना से बचाने में कहीं ना कहीं इसकी बहुत अच्छी भूमिका है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से भाप ले सकते हैं। और उसी प्रकार से लवंग और शहद, लौंग और शहद, इन दोनों का जो चूर्ण है, उस चूर्ण को अगर थोड़ी मात्रा में हम लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़े इन्फेक्शन को, गले में खराश है, सूखी खांसी है, उससे बचाने में हमारे लिए काम करता है। और ये जो रेमडेसिविर के लिए काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही, कई बार नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो प्रॉपर प्राणायाम रोज करें। अगर डीप ब्रीदिंग करें तो आप ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। और वो पहले से ही करते रहिए, आप कोरोना पॉजिटिव होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी उसका प्रयोग करें, तो उसको करने से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और विशेषकर उनको जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन, उनको लेवल जो है काफ़ी कम हो जाता है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन लगाना वो तो बात की बात है, उससे पहले अपना लेवल सही रखने के लिए ऑक्सीजन का, अगर वो थोड़ा सा लघु भोजन करें, लघु का मतलब जो इजीली डाइजेस्ट होने वाला भोजन है वो भोजन करें, थोड़ा सा हल्के व्यायाम करें, थोड़ा प्राणायाम करें, भ्रामरी आदि जो प्राणायाम है उनका प्रयोग करें, तो उनसे वो अपना ऑक्सीजन का लेवल बनाए रख सकते हैं। तो मेरा कहने का कि डायरेक्ट हॉस्पिटल जाकर के एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले हम इन प्रक्रियाओं के द्वारा, आप पेट के बल लेटिए और उसके साथ में अगर दिन में थोड़ी बहुत देर सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, आप सुपाच्य भोजन लेते हैं, तो जो चेस्ट की टाइटनेस है वो कम होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ कम होगी, आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और यहाँ तक कहा गया कि ऑक्सीजन का जो संबंध होता है शरीर में, उनमें हमारे बहुत सारे स्पाइसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। उसमें जीरा, लहसुन और उसके साथ में हल्दी, ये चीज़ें जो है, धनिया, ये चीज़ें हमारे, हम जो वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। और ये ऑक्सीजन का संवहन करने में शरीर में बड़ी सहायक होती है। तो इनका भी प्रयोग हम वेजिटेबल बनाने में अगर करते रहें तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और एक बात और सबको कहना चाहूँगा कि अगर त्रिफला चूर्ण का प्रयोग, जो त्रिफला चूर्ण है, सप्ताह में 1 या 2 बार कोष्ठ शुद्धि के लिए अगर आप करते रहें तो वो अनुलोमन करता है।
और अनुलोमन होने के कारण उनको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। खास तौर से अगर जिनको ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत अगर वो सेचुरेशन होता रहता है तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 10-15 दिन तक रात्रि को सोते समय त्रिफला चूर्ण लें। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो 1 से 2 मिनट 2 दिन में, सप्ताह में 1 या 2 बार वो त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। तो इसलिए खासतौर से अपना ध्यान रखें। और पोस्ट कोविड वाले, कोविड होने के बाद में मानसिक स्थिति कई बार ठीक नहीं रहती है, पाचन बिगड़ता है, कई बार जो है हृदय रोग कई प्रकार के हो जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आदि देखने को मिलते हैं, नेत्र की दृष्टि जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखें और हम सब कम से कम थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम धूप में निकलें। देखिए आयुर्वेद में कहा गया आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य की इच्छा करना है तो किसकी प्रार्थना करना चाहिए? भास्कर की। अब भास्कर की जो प्रार्थना करना है, अब मॉडर्न साइंस जो आज का है वो तो कहेगा कि सूर्य आपको क्या स्वास्थ्य देगा, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि कोविड में भी कह रहे हैं कि थोड़ी देर धूप ले लीजिए। तो वो धूप जो है, धूप का आशीर्वाद जो है, सूर्य का आशीर्वाद है कि आपका स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो इसलिए थोड़ी देर धूप जरूर लें। और उसके साथ में जो हमारे यहाँ अभ्यंग बता रखा है, अगर कभी वीकनेस लग रही है तो अलग अलग प्रकार के ऑयल बता रखे हैं, उनके हल्के हाथ से पोस्ट कोविड में भी, कोविड ठीक होने के बाद भी थोड़ा बहुत अभ्यंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप अश्वगंधा, रसायन चूर्णवटी, इनका बराबर सेवन करते रहें तो आप अपने स्वास्थ्य को बड़े अच्छे से बना रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से इसमें जुड़े, और विशेष करके योगाचार्य नवदीप जोशी जी और उनकी जो संस्था है नवयोग सूर्योदय सेवा समिति, जिसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उन सभी आयोजकों को, सभी जुड़ने वालों को मैं मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। एंड कर दूं यहाँ से?